सुप्रभातम छात्रों। आज नाइन्थ क्लास के लिए एक नया टॉपिक है उच्चारण स्थान। ठीक है, उच्चारण स्थान का मतलब हो गया जिस किसी भी स्वर या व्यंजन का हम उच्चारण करते हैं तो उनके अलग अलग स्थान बताए जाते हैं। ठीक है, उन स्थान को हम पढ़ेंगे। जिस प्रकार से परीक्षा में पूछते हैं कई बार कि क का उच्चारण स्थान क्या है, च का उच्चारण स्थान क्या है, या ये पूछ लेंगे क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, या स्वर में पूछ लेंगे ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो हम सब का उच्चारण स्थान अलग अलग यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सूत्र के हिसाब से पढ़ेंगे, बाद में एक सारणी के माध्यम से हम समझेंगे। सूत्रों के हिसाब से हम पढ़ लेते हैं। जैसे पहला सूत्र होता है अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। ठीक है, इस सूत्र का मतलब हो गया यहाँ ए का मतलब है ए और आ। ठीक है, कु का मतलब है क वर्ग। क वर्ग का मतलब यहाँ होता है के खे गे घे और अंग। और विसर्जनीय का मतलब होता है विसर्ग। ठीक है, विसर्ग का मतलब आप समझ गए होंगे। ये इस प्रकार से दो बिंदु होंगे, यानी ए आ कै वर्ग कै खे गे घेंगे और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। ठीक है, जैसे आपको परीक्षा में पूछ लेंगे कि ए का उच्चारण स्थान बताइए, कै वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए, या विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए, इस प्रकार से पूछ सकते हैं। तो आपको लिखना है कंठ है। क्या लिखना है? कंठ है। ठीक है, दूसरा सूत्र होगा इचु यसा नाम तालु है। इचु यसा नाम है, सॉरी तालु है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? ई का मतलब है छोटी ई और बड़ी ई। चू का मतलब है यहाँ च वर्ग। ठीक है, च वर्ग में भी 5 वर्ण होंगे, च छ जे झ और ये। ठीक है, फिर है ये, चू के बाद है ये का उच्चारण स्थान, फिर है तालव्य से। ठीक है, से आदि वर्णों का उच्चारण स्थान, आदि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। क्या होता है? तालु होता है। ठीक है, फिर है तीसरा सूत्र होगा ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, इसकी डिटेल पढ़ेंगे। जैसे री का मतलब यह छोटी री भी है और बड़ी री भी है, और टू का मतलब यहाँ टे वर्ग है। क्या है? टे वर्ग। टू का मतलब टे वर्ग, और रे का रे हो गया, और मूर्धन्य से। ठीक है, इसको मूर्धन्य से बोला जाता है क्योंकि इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, इसलिए मूर्धन्य से कहा जाता है। ठीक है, टे वर्ग का मतलब समझ गए आप। टे वर्ग का मतलब हो जाएगा टे ठे डे ढे और अणे। इन 5 वर्णों का, छोटी री बड़ी री का, रे और से का, इससे का आदि वर्णों का
उच्चारण स्थान आदि वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। मूर्धा होता है। मूर्धा का मतलब होता है हमारे जबड़े के अंदर जो ऊपर के दांत होते हैं, ऊपर के दांतों के अंदर के जो मसूड़े हैं उनको मूर्धा कहा जाता है। जब भी हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तब हमारी जीभ ऊपर के दांतों के अंदर के मसूड़ों को स्पर्श करती है, इसलिए उन मसूड़ों को मूर्धा कहा गया है। इनको मूर्धन्य वर्ण कहा गया है। ठीक है, आगे है चौथा सूत्र है लृ तुलसानाम। लृ तुलसानाम दंतः। लृ तुलसानाम दंतः। इसको लिखेंगे विस्तार से। लृ का मतलब लृ स्वर हो गया, कोमा तू का मतलब यहाँ तय वर्ग हो गया। तय वर्ग में वर्ण आते हैं तय, थ, दे, ध और न। ठीक है, तो इनका उच्चारण स्थान हो गया दंत और एक हो गया फिर ल। ल का उच्चारण स्थान दंत, एक हो गया स, इसका उच्चारण स्थान है दंत। स आदि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होते हैं। क्या होते हैं? दंत होते हैं। कहने का मतलब इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ दांतों को स्पर्श करती है, इसलिए इनको हमें दंत्य वर्ण कहते हैं। पांचवा सूत्र है हमारा उपद्यमानीयानाम। उपद्यमानीयानाम हलंत में लिख सकते हैं ओष्ठौ। इसका मतलब है, हम इसको अलग अलग लिखेंगे। यहाँ था उप प्लस उ। ठीक है, उप प्लस पू प्लस उपद्यमानी है। क्या होगा? तीन शब्द हो गए, उप, पू और उपद्यमानीय नाम। ठीक है, यहाँ उप शब्द उ का उप नहीं है, सॉरी, उ प्लस पू प्लस उपद्यमानीय नाम। ठीक है, यहाँ उ और प। ठीक है, तो देखो यहाँ उ प्लस पू का मतलब है पै वर्ग और आकी है उपद्यमानीय वर्ण। पै फै को उपद्यमानीय वर्ण माना गया है। यहाँ पै में छोटा ऊ और आगे छोटा ऊ दोनों मिलकर बड़ा ऊ हो गया, इसलिए यहाँ दीर्घ संधि होकर लिख दिया बड़ा ऊ। ठीक है, और ये हो गया उपद्यमानीय नाम। ठीक है, ऊ प्लस से ऊ का मतलब दोनों ऊ हो गया, पू का मतलब पै वर्ग हो गया, और पै फै को माना गया उपद्यमानीय वर्ण। क्या माना गया है? उपद्यमानीय वर्ण। ठीक है, जिसको डिटेल से लिखेंगे छोटा ऊ और बड़ा ऊ। छोटा ऊ और बड़ा ऊ, कोमा फिर आएगा पै वर्ग। पै वर्ग का मतलब होता है पै, फै, बै, भै और मै। प्लस आएगा उपद्यमानीय वर्ण होते हैं पै, इस प्रकार से लिखेंगे इनको, और फै, इनको बोलते हैं उपद्यमानीय वर्ण। ठीक है, आदि वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ होता है। ठीक है, अगला है छठा सूत्र है ये में गणनानाम। ये में गणनानाम नाम, ये में गणनानाम एक नाम और आएगा नाम
नासिका। कहने का मतलब हो गया कि सभी वर्गों का पंचवर्ण अकेला पूछा जाता है। जैसे इसमें हम लिखेंगे ये, लिखेंगे मैं, अंगे और णे और ने। ये चैवर का पांचवा है, पैवर का पांचवा, कैवर का पांचवा, टैवर का पांचवा और तैवर का पांचवा आदि। यह हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पंचमे वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? उच्चारण स्थान नासिका होती है। नासिका होती है। कहने का मतलब इनका उच्चारण करते समय हमारी नाक वो गूंजती है, नासिका होती है। ठीक है। अब आगे हम लिखेंगे सातवां सूत्र। ठीक है। सातवें सूत्र में हम लिखेंगे नासिका अनुस्वारस्य। ठीक है। नासिका अनुस्वारस्य, इसका मतलब हम लिखेंगे अनुस्वार। अनुस्वार समझ गए ना? जो बिंदु लगता है किसी भी व्यंजन के ऊपर उसे कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण स्थान है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होती है। तो नासिका पंचवर्णों का उच्चारण स्थान है और अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होती है। ठीक है। फिर आगे पढ़ेंगे हमें आठवां। आठवां होगा वकारस्य, वकारस्य दंतोष्ठम। ठीक है। वकारस्य दंतोष्ठम है, इसको हम लिखेंगे, वकार का मतलब होता है व, यानी व का उच्चारण स्थान है, व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ होता है। कहने का मतलब है कि व का उच्चारण करते समय हमारी जीभ है वो दांतों को स्पर्श करती है और साथ में हमारे दोनों होठ हैं जिन्हें हम ओष्ठ कहते हैं वो भी आपस में स्पर्श करते हैं। इनके दो उच्चारण स्थान हो गए, तो सम्मिलित रूप से हमने लिख दिया दंतोष्ठ। क्या लिख दिया? दंतोष्ठ। एक सूत्र और है, जैसे आगे आएगा एदयितो है, एदयितो है कंठ तालु, कंठ तालु है। ठीक है। यानी इसको एदयितो को विस्तार से हम लिखेंगे एत प्लस ऐत, एत प्लस ऐत। यहाँ तय प्रथमण के बाद व्यंजन आ गया, तय को हो गया द जस्त व्यंजन संधि के द्वारा, और द में ऐ की मात्रा, तो ये बन गया एदयितो है। क्या बन गया? एदयितो है। एत का मतलब होता है ए, क्या होता है? ए। और ऐत का मतलब होता है ऐ का उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालु, कंठ तालु होता है। कहने का मतलब हम समझेंगे इसको, जैसे ए प्लस ई मिलकर बनता है ए, गुण संधि के द्वारा। ए प्लस ए मिलकर बनता है आई, वृद्धि संधि के द्वारा। ठीक है। ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ, ई का उच्चारण स्थान होता है तालु। क्या होता है? तालु। इसलिए सम्मिलित रूप से इन दोनों का उच्चारण स्थान बना दिया कंठ तालु है। क्या बना दिया? कंठ तालु है। ठीक है। क्योंकि ये व्यंजन दो दो, ये स्वर दो दो स्वरों से मिलके बने हैं, इसलिए उनके उच्चारण स्थान भी क्या हो गए? दो हो गए। अगला सूत्र है ओदौ तो हो, ओदौ तो हो। ठीक है। ओदौ तो हो कंठोष्ठम। ठीक है। जैसे इसको अलग अलग करके लिखेंगे, एक तो होता है ओत। क्या होता है?
ओते, एक होता है औत। ठीक है, वैसे ही तय के बाद स्वर आ गया, तय को दय हो गया, दय में औ की मात्रा लग गई तो ओ दौतो हो बन गया। ओत का मतलब होता है ओ, और औत का मतलब होता है औ। का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठोष्ठ। कंठोष्ठ होता है। ठीक है, ओ औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ इसके भी दो हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये भी दो दो स्वरों से मिलके बने हैं। जैसे ए प्लस ऊ से मिलके बना ओ गुण संधि से, और ए प्लस ओ से मिलके वृद्धि संधि से बना औ। क्या बना? औ। ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ, ऊ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। क्या होता है? ओष्ठ। तो दोनों का मिला के हो गया कंठोष्ठ। यहाँ ए का कंठ है और ओ का कंठोष्ठ है, तो कॉमन दोनों का क्या हो जाता है? कंठोष्ठ लिखा जाता है। इसलिए दो दो स्वरों से मिलके बने हैं तो इनके उच्चारण स्थान भी दो दो साथ में लिखे जाएंगे, कंठोष्ठ। ठीक है, ये अपना है उच्चारण स्थान का टॉपिक है। कल हम इसी को विस्तार पूर्वक एक सारणी के माध्यम से एक दिन और पढ़ेंगे, और इसमें आपको ये भी बताया जाएगा प्रश्न कैसे पूछा जाता है, आपको आंसर कैसे देना है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।